नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज़ की टीम आज खजुराहो में है और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बहुत ही वेल नोन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। आज भी जब वो निकलते हैं तो लोग उनको चाणक्य के रूप में याद करते हैं। चाणक्य की भूमिका में उन्होंने एक बहुत ही अनूठी अपनी पहचान बनाई। अभी हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म भी डायरेक्ट की थी, सम्राट पृथ्वीराज। चलिए, कई विषय हैं, हम इन सब विषय पे उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बात करूंगी खजुराहो की। आज आप खजुराहो में हैं, किफ 2022 में हिस्सा लेने आए हैं, तो इस तरह के फिल्म फेस्टिवल को आप कैसे देखते हैं? मतलब एक छोटे से शहर में फिल्म फेस्टिवल लगातार 8 साल से करने की कोशिश। पहले तो मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। ये शिव धनुष उठाना है इसलिए कि छोटे कस्बों में, गाँव में, छोटे शहरों में हिंदी सिनेमा या सिनेमा जगत के कलाकार के, वो चाहे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के हों, उनको लेकर जाना बहुत ही कठिन काम है। मैं जानता हूँ एक एक्टर से निवेदन करना, प्रार्थना करना और उसको बाद में खजुराहो जैसी जगह पर ले आना जहाँ कनेक्टिविटी की बड़ी समस्याएं या चुनौतियाँ होती हैं, उसके बाद भी खजुराहो का एक ऐसा आकर्षण है कि जैसे ये कहा जाता है कि खजुराहो जाना है तो उसके लिए भी लोग तकलीफ़ें सहने को तैयार हैं। तो एक तो मैं राजा बुंदेला को इसके लिए अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने पिछले 8 वर्ष से ये लगातार काम किया है। सच्चाई है कि इस वर्ष मैंने उनको कहा था कि राजा ये बंद कर दो, इसलिए बंद कर दो कि जिन लोगों से हम इसमें सहायता की अपेक्षा करते हैं, और वो आर्थिक सहायता की नहीं, जिस प्रकार की नैतिक समर्थन की, नैतिक शक्ति की, वो भी जब नहीं मिलती है तो कई बार मन में निराशा होती है कि किनके लिए कर रहे हैं हम। लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, लोग अपने फ़ोन पर देख रहे हैं, लोग थिएटर में जाके देख रहे हैं, उनके पास सारे साधन उपलब्ध हैं। फिर इसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत इसलिए है कि फिल्मकार, लेखक, निर्देशक, अभिनेता कैसे सोचता है। वो जनता से सीधे बात करता है और जनता से भी, युवाओं से जब सीधे बात करता है तो उनको समझ में आती है कि इसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को सिनेमा में जाना है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हर व्यक्ति रचनाकार है। एक माँ जो भोजन बनाती है वह भी उसकी क्रिएटिविटी है कि किस प्रकार से उसमें वो रस ले आती है। सिनेमा भी रस है, उसकी अलग अलग विधाएं हैं। कोई छायाकार है, कोई गीतकार है, कोई एडिटर है, और जनता जब उनसे सीधे बात करती है तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि वो कलाकारों से कुछ लेते हैं और यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ वापस अपने साथ लेकर जाते हैं। मैं एक दिन पहले दाहिया जी को पानी के संकट और जैविक खेती और बीजों पर सुन रहा था, जो मेरा विषय नहीं है, लेकिन उनको सुनते हुए उन्होंने कुछ ऐसे मूलभूत तत्व बताए जिसके बारे में मैं वर्षों से सोच रहा था और उसका मुझे उत्तर मिल गया। 80 वर्ष के हैं तो ऐसे ऋषियों के जो एक कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, तो कई बार मैं कहता हूँ कि सिनेमा में भी बड़े ऋषि हैं। हम सिनेमा का तिरस्कार कर सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं, उसका बहिष्कार कर सकते हैं, पर हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि जैसे जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ऋषि होते हैं, कला के क्षेत्र में भी बड़े बड़े ऋषि हैं। उनसे यदि कोई संवाद हो सकता है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि सिर्फ खजुराहो क्या, देश के अधिकतर जिलों में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि विश्व भर का सिनेमा ले आए। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, सिनेमा बड़ा विचारोत्तेजक प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपके विचारों को नई गति मिल सकती है, नई ऊर्जा मिल सकती है, और कई ऐसी अद्भुत कहानियाँ होती हैं। और सिनेमा जो हम देखते हैं, चलचित्र, उसकी कई विधाएं हैं। डॉक्यूमेंट्री भी कई इतनी सुंदर और इतनी एंटरटेनिंग होती हैं कि मैं मैडम कामा पर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, फिल्म डिवीज़न की है, और देखकर बाद में सोच में पड़ गया कि मैडम कामा जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेती हैं
अंग्रेज सरकार उनको दंड देती है, वो उनको फ्रांस जाना पड़ता है और बाद में अपने बुढ़ापे में वो चाहती हैं कि भारत में आए और अपने परिवार से मिले। लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में जब बताया गया कि उनके परिवार का कोई सदस्य उनको मिलने के लिए तैयार नहीं था और वो पारसी सैनिटोरियम में रहकर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो कई बार लगता है कि समाज कितना कृतज्ञ हो जाता है। जो हम लोगों के लिए लड़े, हमारी आज़ादी के लिए लड़े, उनको उनके समय में ही लोगों ने भुला दिया था। उनके प्रति किसी प्रकार की सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। मैं बात करूंगी आपकी फिल्म की, सम्राट पृथ्वीराज की। बहुत बड़ा बैनर था, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, लगातार जो जिनकी बॉक्स ऑफिस में सारी फिल्में लगातार सक्सेसफुल हो रही थी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी था, मतलब बहुत अच्छा थीम भी था। हमें थोड़ा सा पता भी चलता है कि पृथ्वीराज क्या थे, क्या उनके संघर्ष थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस में फिल्म एकदम ही चल नहीं पाई और बहुत सारी उसके बाद बातें आई। आपको क्या लगता है? एक फिल्म मेकर के नाते हम लोग असफलताओं के लिए तैयार रहते हैं। कई बार असफलता छोटी होती है, कई बार असफलता बहुत बड़ी होती है। ये बहुत बड़ी असफलता थी, इसलिए नहीं कि आर्थिक रूप से हमारे निर्माता महोदय को क्षति हुई होगी या एक कलाकार की अपकीर्ति हुई। क्षति इस बात की हुई कि एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को मिला था फिल्मकार के नाते। उसमें मैं अपने को भी रखता हूँ, श्री आदित्य चोपड़ा को भी रखता हूँ, श्री अक्षय कुमार को रखता हूँ, श्री संजय दत्त साहब को रखता हूँ, सोनू सूद को रखता हूँ, मानुषी को रखता हूँ। और कहीं हम लोगों से दर्शकों की अपेक्षा समझने में बहुत बड़ी चूक हो गई। मेरा डर पृथ्वीराज के लिए नहीं है। पृथ्वीराज हो गया, मैंने जो उसकी मूल प्रति है अपने ही परिवार में दूसरे व्यक्तियों को दे दी कि 10 वर्ष बाद फिर इसको कोशिश करना कि इसको इसके मूल स्वरूप में ले आने की कोशिश करना। प्रश्न ये होता है कि जब इस प्रकार की फिल्में असफल होती हैं तो लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक फिल्म असफल। ऐतिहासिक पृथ्वीराज असफल नहीं हुआ है, इतिहास असफल नहीं हुआ है, असफल हम लोग हुए हैं जो पृथ्वीराज को ईमानदारी के साथ दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये संवादहीनता क्यों हुई? इसमें 2 कारण मैं मानता हूं। एक, लोगों के मन में पृथ्वीराज को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं थी जो सत्य से बहुत दूर थी। वे उस कल्पना को सच मान बैठे थे और वे उस सारे अपने कल्पना के सच को वहां देखना चाहते थे जो फिल्म में नहीं था। दूसरा, शुरू से ही श्री अक्षय कुमार को लेकर एक दुष्प्रचार प्रारंभ हो गया था। किसी ने उनका बाला से तुलना की, किसी ने उनकी मूंछों पर टिप्पणी की, किसी ने उनके चलने पर टिप्पणी की, किसी ने उनके आयु पर टिप्पणी की और लोगों ने ऐसा कहा कि ये अभिनेता इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। और मुझे कई बार इस बात पर आश्चर्य भी होता है कि 1918 में जब मैंने उन्हें लिया था तब अधिकतर लोगों की ये राय थी कि अब वास्तव में मुझे अपनी जगह मिली है। एक बड़ा देश का निर्माता मिला है जिसके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और वो एक ऐसा घराना है जो लगातार सफल फिल्में बनाता रहा है। देश का एक सबसे सफलतम कलाकार मिला है, एक संजीता निर्देशक है जो इतिहास के प्रति बहुत संवेदनशील है, मुझे प्रेम है। तो हो सकता है कि इन सबके योग से एक अच्छी फिल्म आएगी। प्रयत्नों में किसी ने कमी नहीं की थी, ना अक्षय ने की थी, ना मैंने की थी, ना आदित्य चोपड़ा ने, ना हमारे पूरे दल ने की थी। लेकिन जिन जिन चीज़ों को हम अपनी शक्ति समझते थे, कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद भी हमारी कमजोरियां साबित हुई। दर्शकों ने अक्षय कुमार की निंदा की, उनके कार्यशैली की निंदा की। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। उनकी बड़ी अपेक्षाएं थी कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जैसे कई बार लोगों ने कहा उन्होंने नकली मूंछ क्यों लगाई। हम लोग भी जानते थे कि ये मूंछें उन्होंने लगाई हैं। और कई बार आश्चर्य होता है कि भारतीय सिनेमा में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल। जितने भी लोगों ने भूमिकाएं की हैं सबने नकली मूंछ दाढ़ियां हमने बड़े बड़े महाकाव्य देखे हैं, हमारे पौराणिक धारावाहिक देखे हैं, अभी तक जो देख रहे हैं उसमें सब लोग ऐसा ही करते हैं। नायक और नायिका का अंतर, आयु का बहुत बड़ा अंतर है।
अभी तक उसके साथ में जितनी फिल्में आती हैं पृथ्वीराज के अतिरिक्त भी, आप नायक नायिकाओं के आयु का अंतर देखिए, अभी भी जो फिल्में आने वाली हैं उसमें भी देखिए और ज़्यादा बड़ा है। और वो सिर्फ उत्तर में नहीं है, वो दक्षिण में है, दक्षिण में तो और भी बड़ा है। तो कई बार जिन कारणों से फिल्म रिजेक्ट नहीं की जाती थी, इस बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम सबके लिए असफलता से ज़्यादा एक बहुत बड़ी सीख और शिक्षा है, जो हम लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर पाई है। मुझे दुख ये है कि पृथ्वीराज जैसे वीर की कथा हम लोग दर्शकों तक नहीं ले जा पाए। तो इसका मुझे मलाल जीवन भर रहेगा कि काश मैंने कई लोगों की नहीं सुनी होती। अभी जो चल रहा है, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे हम ट्रोलिंग देखते हैं दर्शकों की, जिस तरह से बॉयकॉट का ट्रेंड है, जिस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में धाराशायी हो रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही हैं। आमिर खान ने अभी कहा कि अब मैं कुछ साल का ब्रेक लेता हूँ। शाहरुख खान की पठान आने वाली है, लेकिन उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दर्शकों में वैसा नहीं है। सोशल मीडिया में हम लगातार पढ़ते हैं कि अभी से ही लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो मतलब जिस तरह से ऐसा लगता है जैसे कि दर्शक अचानक बहुत हावी हो गए हैं, और फिल्म इंडस्ट्री ऐसा लगता है कि बैक फुट पे कहीं कोने में बैठी हुई है कि धीरे से हम अपनी फिल्म रिलीज करें, चल गई तो बहुत अच्छी, नहीं चली तो कोई बात नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि दर्शक, वो जो अननोन फेसेस हैं, दे आर इन कंट्रोल। इसके दोनों पक्ष हैं। पहला पक्ष में इंडस्ट्री की ओर से है, और ये मेरा बहुत ही व्यक्तिगत विचार है। मैं इसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। मैं जब से आया, मैंने शुरुआत ही की थी चाणक्य से। मुझे हमेशा लगा कि भारत के मन को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने हर तरह की फिल्म बनाई, लेकिन समय बदल रहा है, और उस समय के बदलने की आहट को हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। पहले हम कई प्रकार की फिल्में इसलिए नहीं बना पाते थे कि जिसको हम प्रमाणन बोर्ड कहते हैं, सर्टिफिकेशन बोर्ड कहते हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, तकलीफ़ें होती थी। भारत के इतिहास को लेकर कभी भी आप फिल्म बनाते हैं, उस पर दिक्कतें होती थी। विभाजन को लेकर दिक्कतें होती थी कि विभाजन की कहानियाँ क्यों बना रहे हैं, इससे एक समुदाय को बड़ी दिक्कत होती है। अब जब ऐसी स्थिति आई कि हम अपने इतिहास, अपने पुराणों, अपने महाकाव्यों को लेकर फिल्म बना सकते हैं, तो दर्शकों के मन में हमारे इतिहास की एक कल्पना है, और कुछ उसके ऐतिहासिक कारण भी हैं कि प्राचीन भारत को छोड़ दिया जाए तो मध्यकालीन जो भारत है, जिसकी कथाएं अधिकतर हिंदू और मुसलमानों के संघर्ष पर आती हैं, ऐसी स्थिति आ गई है कि हिंदू और मुसलमानों के संघर्ष की कहानियों में अब लोगों ने अपने पक्ष ले लिए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने गोरी को बहुत क्रूर नहीं दिखाया, आप सेकुलर हो गए, आपने संयोगिता पर बलात्कार नहीं दिखाया, और भी कई तरह की बातें कि मोहिउद्दीन चिश्ती साहब ने जिस प्रकार से संयोगिता के साथ व्यवहार किया था। मैंने कहा रासों में ये कहाँ लिखा है, मुझे दिखाइए। लोगों के मन में एक भ्रम है या ऐसी भावना है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा सब कुछ इतिहास में हुआ है जो ये दिखा नहीं रहे हैं। तो उनका क्रोध है कि आप हमें सच क्यों नहीं दिखा रहे हैं। वो सच देखना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप अभी भी कुछ छुपा रहे हैं, तोड़ मोड़ के दिखा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। गलती हम लोगों से हुई कि हम लोगों ने उनसे कोई संवाद नहीं किया। जब इस प्रकार के अभिप्राय आए तब भी हमने उसका उत्तर देने की कोशिश नहीं की। मैं आपको 4 दिन पहले की घटना सुनाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। मैं देश के एक बहुत बड़े निर्माता के पास गया और मैंने कहा कि मैं तो इतिहास पर ही फिल्म बनाना चाहता हूँ और मेरे ये विषय हैं। और मैंने उनके सामने विषय रखे, उनमें से एक प्राचीन भारत यानी इस्लामिक आक्रमण, मुगल आक्रमण के पहले का भारत। एक वह भारत जहाँ पर इस्लामिक आक्रमण, इस्लाम के नाम पर इस देश पे आक्रमण हो रहा है, वो है। जब उन दोनों के सामने
चॉइस रखी, उन्होंने दोनों को ध्यान से पढ़ने के बाद कहा कि ये हम मध्ययुगीन जो भारत है वो छोड़ देते हैं, हम प्राचीन कालीन भारत पर काम कर सकते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले क्या है, हिंदू हिंदू के खिलाफ लड़े कोई समस्या नहीं है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े तो दोनों ही पक्ष बढ़ जाएंगे, दोनों ओर से आक्रमण होंगे सोशल मीडिया पर। तो हमको फिल्म बनानी है, हमें लोगों के आक्रमण नहीं झेलने हैं। तो आप वो फिल्म बनाइए जिसमें इस तरह का कोई विवाद हो ही नहीं कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा लगेगा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हिंदू समाज को ऐसा लग रहेगा कि ये इतिहास को अभी भी छुपा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, इसमें वो आक्रामकता नहीं है। लगातार जो है लोग मुखर हो रहे हैं इस बात पे, और कई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी कहा है कि जो बात हो रही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जैसे साउथ की फिल्में चल रही हैं, उसके लिए एक तर्क ये है कि साउथ की फिल्में जो हैं उसमें कल्चर दिखा रहे हैं, इसलिए वो चल रही हैं, इसलिए वो लोगों को भा रही हैं, और हिंदी फिल्में इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि कल्चर नहीं दिखा रहे हैं हम अपने भारतीय समाज का। और इसमें कहा जा रहा है कि इसको ब्लेम करने का जो है पूरा का पूरा जो लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं वो यशराज बैनर, आदि चोपड़ा और करण जौहर पर, कि इन लोगों ने एक एनआरआई कल्चर की फिल्में जो बनानी शुरू करी, लगातार जो सक्सेसफुल हुई, उसी के कारण जो है ये एक गैप आ गया है, कल्चर का गैप आ गया। पूरा सच नहीं है ये, पूरा सच इसलिए नहीं है कि दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उसका कारण ये है कि मैं आपको कन्नड़ फिल्मों का आप इतिहास देखें, कन्नड़ और तेलुगु में लगातार उन्होंने अपने पौराणिक आख्यानों पर काम किया, लगातार उन्होंने अपने समाज सुधारकों पे काम किया, सन्यासियों पे काम किया, साधुओं पर काम किया, अपने महापुरुषों पर काम किया। और ये काम करने वाले कोई नए अभिनेता नहीं है, एनटी रामाराव से लेके नागेश्वर राव जी तक उन्होंने लगातार भारत के इतिहास को लेकर फिल्म बनाई। एमजीआर जो हम सबके लिए बहुत बड़े आदर्श और महापुरुष, और जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक बड़ी विशिष्ट भूमिका निभाई, उनका भी आप इतिहास देखें तो उन्होंने भारत के गौरव की भूमिकाएं निभाई हैं। आपको पता ही होगा कि उन्होंने पृथ्वीराज की भी भूमिका निभाई है। हम दर्शकों तक ये बता नहीं पाए कि पृथ्वीराज सिर्फ उत्तर भारत का नायक नहीं है, पृथ्वीराज दक्षिण भारत का भी उतना ही बड़ा नायक है, वरना एमजीआर वैसी फिल्म नहीं बनाते। और वो भारत की अलग अलग भाषाओं में बनी, गुजराती में बनी, अलग अलग तरीके से लोगों ने उस फिल्म को बनाई। कुछ हद तक मैं ये मानता हूं कि दक्षिण भारत की फिल्म जमीन से जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि रूटेड फिल्म्स है, उसमें आप अपना समाज देख सकते हैं। हिंदी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ, मैंने ये कई बार, अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यू देखेंगे, और मैंने टेलीविज़न चैनलों को भी कहा कि हिंदी सीरियलों में, हिंदी धारावाहिकों में, हिंदी फिल्मों में नाटक तो बहुत है, नाट्य तो बहुत है, पर समाज कहीं नहीं है, और देश तो बिल्कुल ही नहीं है। आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों में अगर हम कुछ पौराणिक आख्यान छोड़ दें तो राष्ट्रीयता को लेकर, इस देश के प्रेम को लेकर कितनी फिल्में बनी, कितने धारावाहिक बने, कोई आप ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते। जबकि हर दूसरी तीसरी अमेरिकन फिल्म होगी तो उसमें आई एम अमेरिकन, एक अमेरिकन प्राइड को उन्होंने अपने फिल्मों के बदले कहते हैं। आप देखते हैं कि विश्व युद्ध होने जा रहा है और उसमें जो रक्षक होगा वो अमेरिका होगा। देश में कोई बड़ी समस्या, विश्व में कोई बड़ी समस्या आई तो उसका समाधान अमेरिका के पास है। अगर परमाणु युद्ध होने जा रहा है तो वहां का जेम्स बॉन्ड। हमने ऐसी कोई रचना नहीं की। बाहुबली को मैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन मानता हूं कि वे निशान, वे चिन्ह जो भारत के मन में वर्षों से बैठे हैं, कि कोई एक व्यक्ति अपने कंधे पर शिवजी को लेकर आ रहा है, कोई उसे झरने के नीचे रख रहा है जिस पर जल की धारा गिर रही है, या जिस प्रकार से संस्कृत के शब्दों का उसमें प्रयोग, संस्कृत के गीतों का प्रयोग, माता और बेटे का रिश्ता, वो पूर्णतः भारतीय फिल्म है। और अधिकतर आप यदि इस फिल्म में देखें तो उनका समाज उसमें दिखता है, उनका रहन सहन उसमें दिखता है। जब आप हिंदी फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि सारी की सारी प्रेरणा हिंदी फिल्म के पश्चिम से आ रही है, जो कि बहुत हद तक सच भी है। मैं कई बार देखता हूँ कि
नायक और नायिका क्या पहनेंगे उसके लिए वो अंग्रेजी मैगजीन देख रहे होते हैं। हमने कब हमारे नायक को धोती पहने हुए देखा है? या आप कि जिस तरह से लोग बार बार जो है उंगली आदि चोपड़ा और करण जौहर पे इसके लिए कर रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रख? मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जितनी फिल्में बनती हैं उसमें आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की दोनों की फिल्म मिला लें तो 10 फिल्म से ज़्यादा नहीं होती हैं। आदित्य चोपड़ा साल में 4 फिल्में, बहुत हुआ तो 5, 4 से अभी तक ऊपर नहीं गए। करण जौहर भी इससे ज़्यादा फिल्में एक निर्माता नहीं बना पाता। वो स्कूल हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम आदित्य चोपड़ा की फिल्म देखने जाने वाले हैं यशराज की, तो उसके तेवर क्या होंगे। हम करण जौहर की फिल्में, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कितने निर्देशक हैं। जहां हम लगभग 700-800 फिल्में बनाते हैं, उससे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, उसमें हर प्रकार की फिल्में होती हैं। आज आसानी होगी कि डबिंग भी हो रही है, एक भाषा दूसरी भाषा की आप फिल्म देख पाते हैं। यदि आपको इनसे कोई समस्या है तो उसके लिए आप पूरे भारतीय सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को दंड नहीं दे सकते। एक दूसरा, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, आप उनके बचाव में बोल रहे हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक फिल्म का मतलब सिर्फ एक अभिनेता नहीं होता है, सिर्फ एक निर्माता नहीं होता है, एक निर्देशक नहीं होता है। इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान उस दल में काम करने वाले लेखक को हो रहा है, निर्देशक को हो रहा है, वो जो स्पॉट बॉय है, लाइट बॉय है, कई परिवार, लगभग 350 परिवार एक फिल्म के, इंडस्ट्री के कई लाखों मजदूर, जब आप उनका बहिष्कार करते हैं तो वो सारी फिल्में रुक जाती हैं। और जिनको हम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कहते हैं, और जैसे पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज हुई, 2 जून तक मैं 5 ऐतिहासिक फिल्में कर रहा था, और 5 जून को वो 5 ऐतिहासिक फिल्में बंद हो गई। इसलिए बंद हो गई कि उनका यह था कि दर्शक रिजेक्ट कर रहा है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ राजनीतिक दल ये कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, लोग अपने राजनीतिक विचारों के कारण लड़ रहे हैं, लोग अपनी अपनी इच्छाओं के, वो सब कुछ वो देखना चाहते हैं। तो बंद करो, जो चल रहा है वही चलने दो। अब ऐसे में हम लोग खामोश हो जाते हैं कि मुझे जैसे कई निर्देशक हैं जो अपनी कहानियां लेकर आए थे कि मुझे यही कहानी कहनी है, उनके लिए संघर्ष बढ़ जाता है। पर इससे मैं एक बात कह दूंगा कि इससे हम लोग कोई भयभीत होने वाले या शरणागति, मेरा ये मानना है आप अपना मूल्यांकन करते रहिए। हम लोग जो ठीक समझते हैं वो करते रहेंगे। हम अनैतिक करें कुछ तो हम दोषी हैं, हम असंवैधानिक कुछ करें हम दोषी हैं, हम राष्ट्र के विरोध में करें, संस्कृति के विरोध में करें, समाज के विरोध में करें तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या हर फिल्म देश के विरोध में है, समाज के विरोध में है? विरोध किसका करना है? और वह समाज, वह संस्कृति जो सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। हम एक और वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक और कहते हैं कि एको हम बहुश्याम में एक से अनेक हुआ, विविधता में एकता की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म की बात करते हैं, एक में वो अद्वितीय ब्रह्म की बात करते हैं। और अचानक हम समाज को अलग अलग देखना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि समाज के इस वर्ग की कोई फिल्म हो या समाज के इस वर्ग को इसी तरह से दिखाया जाए। और यदि आप उसको उस तरह से नहीं दिखाते हैं तो लोग आप पे क्रोधित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये स्थायी नहीं है, ये एक फेज है, एक पासिंग फेज है। और दर्शकों को पूरा अधिकार है, मैं ये नहीं कहता हूँ, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात को रखने का। शायद इससे हम लोग सीखेंगे कि अगली रणनीति क्या। हमें कोई अपने दर्शकों से लड़ना नहीं है, पर उनकी अपेक्षाएं हम लोग को समझ में आ गई कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी आप जाते जाते स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो। चूंकि मैं सिनेमा का आदमी हूँ, इसलिए मैं हमेशा चाहूँगा कि अच्छा सिनेमा बने और अच्छे सिनेमा को समर्थन मिले। जी बिल्कुल। आपने स्वदेश न्यूज के इस कार्यक्रम की बात को अपना समय दिया और इतनी बातें की और इतनी डिटेल में आपने बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही।
अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।